ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। प्रदूषण से निपटने के दिखावटी उपाय। वैसे ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि आजकल दिखावे का समय चल रहा है। काम कम करते हैं, दिखावा ज्यादा होता है। नेताओं को देख लीजिए, प्रशासन को, शासन को देख लीजिए। तो मानसून की वापसी के बाद लगभग आधे भारत में मौसम बदलने की का सिलसिला शुरू हो जाता है और उत्तर पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं के चलते कुछ ही दिनों में हल्की ठंड का आभास होने लगता है। ठंड के चलते हवा में प्रदूषणकारी कण बढ़ जाते हैं क्योंकि वे धरती की सतह से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते हैं और इसी के चलते प्रदूषण बढ़ने लगता है। प्रदूषण के इन कणों में वाहनों का उत्सर्जन, लकड़ी उपले या फिर कोयला जलाने से निकलने वाले धुआं और धूल तो शामिल होती ही है और पराली का धुआं भी शामिल होता है। पराली यानी कि आप देखते हैं फसल का जो अवशेष बचता है ना, उसी में जो आग लगा दी जाती है, उसी को पराली जलाना कहते हैं आप लोग। और इसमें आप देखते हैं कि बीते कुछ दिनों में से पंजाब से खबरें आ रही हैं कि वहां पराली जलनी शुरू हो गई है और पिछले लगभग एक दशक से उत्तर भारत और खास तौर से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ते ही केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न प्रदूषण रोधी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। और दिल्ली में के बारे में तो आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हवा हो चुकी है। चूंकि सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सिर उठाता है और इसलिए दिल्ली सरकार की प्रदूषण रोधी गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप सिस्टम बनाया हुआ है और इसके तहत दिल्ली एनसीआर में AQI बढ़ने यानी कि हवा की गुणवत्ता खराब होते ही चरणबद्ध तरीके से तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगती हैं और इनमें निर्माण कार्यों, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक तथा ऑड इवन सिस्टम लागू करने से लेकर अन्य प्रदेशों के डीजल वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी भी शामिल है। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि ये उपाय प्रभावी नहीं साबित होते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि पंजाब, हरियाणा आदि में पराली जलाने से रोकने के उपाय कारगर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको पंजाब, हरियाणा देखने को मिल जाएगा। और देखिए, किसानों की अपनी मजबूरियां हैं। सबसे आसान तरीका उन्हें लगता है कि खेत में जो अवशेष बचता है उसमें आग लगा देना। उससे किसानों को भी नुकसान होता है, उनकी जो खेत की उत्पादन क्षमता होती है ना, वो भी घट जाती है और आप देखते हैं कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन मैं कहता हूं सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जाएं, किसानों की तरफ से कुछ कदम उठाए जाएं और उसे खाद में बदला जाए या किसी और क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाए पराली का, तो बेहतर हो सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही हुई है। हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पंजाब में पराली जलने की खबरें आने से यही साबित होता है कि उसे जलाने से रोकने के जो प्रबंधन किए गए वे आधे अधूरे ही हैं। कहाँ कितनी पराली जलाई गई इसका आंकड़ा तो सामने आ जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे जलाने से रोकने में सफलता कब मिलेगी। शायद इसी कारण पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलने से रोकने के उपाय हवा में ही है। कुल मिलाकर इस बार भी इसके आसार नहीं कि पंजाब और अन्य राज्यों में पराली को जलने से रोका जा सकेगा। और वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को जो कड़े कदम उठाने चाहिए वे इसलिए नहीं उठाए जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रहती है और नौकरशाही भी समय पर सही फैसला करने के बजाय हीला हवाली करती है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अन्य बड़े शहरों में सड़कों पर अतिक्रमण और उसके चलते ट्रैफिक जाम आम है और इसके अलावा रिहायशी इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां संचालित होना भी आम है। ऐसा इसलिए क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों को सही रूप में विकसित नहीं किया जा सका और समस्या है भी कि इसके बारे में कोई परवाह नहीं की जाती कि निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित किया जाए। सरकारें चाहें तो निर्माण स्थलों और साथ ही सड़कों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए वे कोई ठोस उपाय नहीं कर रही हैं। सरकारें और उनकी एजेंसियां अनियोजित औद्योगिक गतिविधियों पर भी लगाम नहीं लगा पा रही हैं। वे कूड़ा करकट को जलाने से रोकने में भी नाकाम है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है उसका परिचय नहीं दिया जा रहा है और इसी के चलते उन कारणों का निवारण नहीं हो पा रहा है जिनसे हवा का गुणवत्ता खराब होती है। चूंकि अपने देश में वायु प्रदूषण को लेकर वैसी जागरूकता नहीं है जैसे होनी चाहिए, इसलिए उसके प्रति समाज का एक छोटा सा वर्ग ही अपनी चिंता दिखाता है। आमतौर पर पर्यावरणविद, शहरी अभिजात वर्ग और कुछ अन्य लोग ही वायु प्रदूषण से चिंतित होते हैं।
इसी कारण ना तो नेता उसकी परवाह करते हैं और ना ही नौकरशाह। यह स्थिति तब है जब एक के बाद एक अध्ययन या बताते हैं कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के मामले में वोट बैंक की परवाह करना छोड़ें। अभी वे किसानों से लेकर कारोबारियों तक को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए ठोस कदम नहीं उठाते हैं। वायु प्रदूषण पर तब लगेगी जब प्रदूषण फैलने के कारणों का निवारण करने के लिए कड़वी गोली का सहारा लिया जाएगा और जनता को जागरूक किया जाएगा। यह देखा जा रहा है कि किसान हो या फिर अन्य आम लोग भी वायु प्रदूषण की मुश्किल से ही चिंता करते हैं। वे ना तो इसमें दिलचस्पी लेते हैं कि पराली ना जले और ना ही इसमें कि तंदूरी अंगीठी आदि का इस्तेमाल ना हो। इसलिए सर्दियों में कूड़ा करकट भी जलता रहता है और सड़कों एवं निर्माण स्थलों से धूल भी उड़ती रहती है। औसत लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि वायु प्रदूषण सबसे अधिक उनके लिए ही जानलेवा साबित होता है। मीडिया से लेकर उच्चतम न्यायालय और प्रदूषण पर निगाहें रखने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रदूषण पर कितनी ही चिंता जताएं, आम आदमी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और औसत लोग अपने क्षेत्र के नेताओं के बारे में यह जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि वे प्रदूषण के कारणों का निवारण करने के लिए सक्रिय भी हैं या नहीं। और अब देखते हैं कि इसी का नतीजा यह है कि नेता भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि वे प्रदूषण को लेकर कितने भी निष्क्रिय रहें, उनकी राजनीतिक सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सरकारों को यह समझना होगा कि वायु प्रदूषण के सिर उठाने पर पाबंदियां लगाने से प्रदूषण के मूल कारणों का निवारण नहीं होगा। प्रदूषण केवल चंद दिनों की समस्या नहीं है, यह पूरे वर्ष की समस्या है। प्रदूषण कम या फिर ज्यादा होता रहता है, लेकिन उसमें पूरी तौर पर मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसे में दूरगामी रणनीति अपनाकर ही उसका सामना किया जा सकता है। प्रदूषण पर लगाम लगाने की चिंता हर समय की जानी चाहिए। वर्ष में कुछ माह उसे लेकर चिंतित होने से कुछ नहीं होने वाला है। चूंकि वायु प्रदूषण किसी राज्य विशेष की समस्या नहीं है और इसलिए सभी सरकारों को उससे मिलकर निपटना होगा। देखिए, संजय गुप्त इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। नए तरीके से चुनावी लड़ाई, यह जमानत चीज ही क्या है? यह जमानत चीज ही ऐसी है कि जब्त भी होती है, ली भी जाती है और जमानत पर छूटा भी जा सकता है। हास्य बैंक कसा जा रहा है, देखना हो तो देख सकते हैं। एशिया में सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले देश देख लीजिए। अमेरिका आप देखिए 81.7, ये आप देखिए लॉबी इंस्टीट्यूट कह रहा है। चीन आप देखिए 72.7 और इसमें भारत आप देखिए 39.1 और जापान 38.9 और ऑस्ट्रेलिया 31.9। रूस आप देखेंगे 31.1, दक्षिण कोरिया 31%, कितना 31, सिंगापुर 26.4 और ये आप देखते हैं कि इंडोनेशिया 22.3, थाईलैंड 19.8। ये श्रम से शक्ति, कार्यस्थल पर या फिर अपने आसपास हम ऐसा देखते हैं कि कुछ व्यक्ति लगन से कार्य करते हैं, वहीं कुछ अन्य व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से कार्य नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना कार्य दूसरों पर टालने का प्रयास करते रहते हैं या यह भी संभव है कि वे अनमने ढंग से अपने कार्य को निपटा दें या फिर काम से किसी तरह पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें कामचोर कह देते हैं आप लोग। अपने कार्य से लगाव होना या निष्ठा के साथ परिश्रम पूर्वक उन कार्यों का संपादन करना कर्मशील व्यक्तियों की सहज प्रवृत्ति होती है। वे कर्तव्य कर्म के वेग से भरे होते हैं। वे ना तो धन के लोभ में कार्य करते हैं, ना ही मान सम्मान के लोभ में कर्म करते हैं। वे मात्र इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि वे अपना उत्तरदायित्व भली भांति समझते हैं, कर्म से प्रेम करते हैं और उनके अंदर थोड़ा बहुत विचलन तब आता है जब वे यह पाते हैं कि एक ही संस्था में कुछ लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है या फिर आप देखिए अधिक उत्तरदायित्व का वहन करना पड़ता है और कुछ लोग कम काम करके या फिर चतुराई से कार्य करते हैं, परंतु अंततः दोनों प्रकार के व्यक्तियों के कार्यों का आकलन समान तुला पर किया जाता है। ऐसा होने पर परिश्रमी व्यक्ति को ठगे जाने की अनुभूति सी होती है। यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो पाएंगे कि कर्म ही कर्मयोगी की जीवनी शक्ति है। दूसरों के लिए काम से चोरी करना अपनी ऊर्जा को बचाना हो सकता है, परंतु कार्मिक व्यक्ति काम चोरी करके भी ऊर्जा का संरक्षण नहीं कर पाएगा और आप देखते हैं कि अपितु वह ऐसा करके अपनी ऊर्जा का क्षय करेगा। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को कार्य करके ही आत्मिक प्रसन्नता मिलती है। कार्य को अच्छे ढंग से संपादित कर लेने का संतोष ही उन्हें ऊर्जावान बनाता है।
वे कार्य के प्रति निष्ठा से जीवन को सार्थक बनाने के साथ ही अपनी समृद्ध विरासत छोड़ते हैं। इतिहास ऐसे ही व्यक्तियों को स्थान देता है। समाज, राष्ट्र, विश्व और उनका ही स्मरण करता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। इस तरह के कॉलम को पढ़ा करिएगा और उन्हें फॉलो किया करिएगा, समझा करिएगा, ठीक है। ये पाकिस्तान को जब आप, ये हमारा पड़ोसी है, 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर पर जो रोना रोया, भारत पर जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए, भारतीय प्रतिनिधि ने उसका करारा जवाब देकर बिल्कुल सही किया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान को हर समय यह पता चलना ही चाहिए कि कोई भी उसका रोदन सुनने के लिए तैयार नहीं है और वह अभी भी आतंकवाद को अपने सहयोग, समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाने के साथ ही यह भी बता दिया कि उसे आतंकवाद को संरक्षण देने के दुष्परिणाम भुगतने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसने भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक के रूप में भोगे थे। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल यह याद दिलाया कि किस तरह 8 वर्ष पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, बल्कि यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि नया भारत घर में घुसकर मारता है, गोली का जवाब गोले से देता है। क्या? गोले से देता है। और उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता था। निस्संदेह यह कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच तो यही है, उसके सत्ता में रहने के दौरान पाकिस्तान को कोई सबक नहीं सिखाया गया और इसके चलते ही उसका दुस्साहस बढ़ा और भारत को इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। यदि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कठोर रवैये का परिचय नहीं देती तो आज सीमा पर जो शांति है वह नहीं होती और जम्मू कश्मीर में इतने उत्साह भरे माहौल में चुनाव नहीं हो रहे होते। जम्मू कश्मीर जो शांति का वातावरण बना है, उसका संज्ञान कश्मीर घाटी की जनता को विशेष रूप से लेना चाहिए और उसे इस नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि पाकिस्तान उसका हितैषी नहीं है। वह अभी भी कश्मीर को अशांत अस्थिर करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के इस रवैये पर भारत सरकार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वह आर्थिक रूप से बदहाल हो जाने के बाद भी भारत विरोधी गतिविधियां बंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि गत दिवस कुलगांव में एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। यह ठीक नहीं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी रह रहकर अपना सिर उठाते रहे। पिछले कुछ समय से तो कश्मीर से अधिक जम्मू में आतंकियों की सक्रियता बढ़ गई है। इसे देखते हुए सरकार को आतंकियों के दुस्साहस का दमन करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस क्रम में पाकिस्तान को केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उस पर दबाव भी बनाना होगा और उसे इस दबाव का आभास भी कराना चाहिए कि यह जाना चाहिए कि वह आसानी से सुधरने वाला नहीं है। और देखिए, कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अपने विचार होते हैं, देखिए, लेखक के, जिसके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के जो बातें कही जाती हैं इनसे सहमत होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे। प्रीपेड मीटर फॉर पेंशन, तो बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिहार में नया विवाद शुरू हो गया है। बिहार सरकार कह रही है कि मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है। उधर मुख्य विपक्षी दल राजद और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बजाय उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। इन दलों में आंदोलन की धमकी दी है और जल्द ही सड़क पर भी नजर आएंगे। जहां तक आम उपभोक्ताओं का पक्ष है तो उनमें से अधिसंख्य की राय गड़बड़ी का समर्थन ही करती है और शिकायत सिर्फ अधिक भुगतान को लेकर ही नहीं है, शिकायत यह भी है कि खातों में रकम रहने के बावजूद बिजली काट दी जाती है। और आप देखते हैं, और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बता रहे हैं कि राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2 करोड़ है और इस समय तक 50 लाख घरों में ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है। बाकी घरों में इसे लगाने के लिए अभियान चल रहा है। आम लोगों के बीच प्रीपेड मीटर की गड़बड़ी की चर्चा इतनी तेज हो गई कि कहीं कहीं इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मामला कुछ भी हो, सरकार और विपक्ष को इस मुद्दे पर गंभीरता दिखानी चाहिए। आज से 20 साल पहले वाली बात नहीं है। अब जब आम लोग सरकारी कंपनियों से मिलने वाली बिजली पर ही निर्भर थे, बिजली कब आती जाती है लोग इसका हिसाब भी नहीं रखते थे। आज शहर हो या फिर गांव, कोई बड़ी तकनीक की वादा ना हो तो बिजली हमेशा उपलब्ध ही रहती है। यह बड़ी उपलब्धि है और इसका एक सकारात्मक प्रभाव आम आदमी पर पड़ा। इसलिए आंदोलन के नाम पर ऐसा कुछ नहीं हो जिससे बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो। और बिहार देख लीजिए,
बिहार हमेशा चर्चा में भी बना रहता है। ये पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। झारखंड इसी से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें, 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षुद्रग्रह को रोकेगा परमाणु विस्फोट। तो भविष्य में पृथ्वी पर खतरनाक क्षुद्रग्रहों के प्रहारों से बचने के लिए विज्ञानी कई तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार एक परमाणु बम पृथ्वी को क्षुद्रग्रह के प्रभाव से बचा सकता है। प्रयोगशाला में दुनिया के सबसे शक्तिशाली जेड मशीन विकिरण स्रोत का उपयोग करके किए गए नए प्रयोग ने प्रदर्शित किया है कि एक क्षुद्रग्रह के करीब परमाणु बम को विस्फोटित करके क्षुद्रग्रह की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न किया जा सकता है। और न्यू मेक्सिको की सैंडिया नेशनल लेबोरेटरी में जेड मशीन विकिरण स्रोत का संचालन करने वाली टीम का कहना है कि परमाणु विस्फोट द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली एक्सरे तरंगे क्षुद्रग्रह की सतह को वाष्पित करके उसकी दिशा मोड़ देंगी। और पिछले साल अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि ग्रहों की सुरक्षा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। पिछले मॉडलों ने दिखाया था कि परमाणु बम द्वारा बनाई गई शाक वेव आने वाले क्षुद्रग्रहों को सफलतापूर्वक मोड़ने के लिए पर्याप्त बल प्रदान कर सकती है। लेकिन इन परिदृश्यों में हानि रहित रूप से पथ से हटाए गए क्षुद्रग्रहों को दशकों पहले देखा गया था। चिंताजनक बात यह है कि इस समय चल रहे नासा के आकाश सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के निकट लगभग आप देखें 25,000 ऐसी वस्तुएं मौजूद हैं जो बड़े विनाश का कारण बन सकती हैं। इनमें से कई सूर्य की चमक से छिपी हुई हैं। इसलिए संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रहों में केवल एक तिहाई ही पहचान की जा सकती है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी भारत की कौन सी है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। शोधकर्ताओं ने बिल्कुल सही समय पर सिलिका क्षुद्रग्रह को प्रयोगशाला के वातावरण के भीतर वन अंतरिक्ष में छोड़ा है। उन्होंने वातावरण का अनुकरण करने के लिए एक वैक्यूम बनाया था और उन्होंने एक्सरे द्वारा नकली क्षुद्रग्रह की सतह को वाष्पित करने से पहले 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से के भीतर उसे छोड़ दिया। प्रयोग में क्षुद्रग्रह आगे खिसक गया और कई वैज्ञानिकों ने पहले यह विचार रखा था कि शक्तिशाली एक्सरे विस्फोट एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष चट्टान को उसके मार्ग से हटाने का विकल्प हो सकता है, लेकिन इसका कभी परीक्षण नहीं किया गया था। नया प्रयोग इस सिद्धांत का पहला प्रायोगिक प्रदर्शन है। विज्ञानियों का मानना है कि इस विधि का इस्तेमाल बहुत बड़े क्षुद्रग्रहों पर किया जा सकता है और दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां धरती के लिए जोखिम साबित होने वाले क्षुद्रग्रहों की दिशा मोड़ने के संभावित तरीकों पर काम कर रही हैं। नासा के डार्ट मिशन ने 2 साल पहले एक हानि रहित क्षुद्रग्रह डीमोफोर्स को सफलतापूर्वक अपने मार्ग से हटा दिया था। ये आप देखिए तकनीक अब बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं हम लोग इस क्षेत्र में। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं पृथ्वी को क्षुद्रग्रह, उन्हें की दिशा भी हम लोग मोड़ने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ करे तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। फिल्मों के प्रति गांधी की उदासीनता का सच। गांधी जी के संबंध में एक आम अवधारणा यह है कि फिल्मों के प्रति उनका रवैया उदासीन था, परंतु मुंबई स्थित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के परिसर में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में सिनेमा से संबंधित गांधी जी के विचारों के विश्लेषण से यह पता चला है कि वह फिल्मों के विरोधी नहीं थे, बल्कि उसमें दिखाई जाने वाली सामग्री के विरोधी थी। वस्तुतः फिल्मों में वह स्वाधीनता से संबंधित कंटेंट चाहते थे। हालांकि उस दौर में कई ऐसी फिल्में भी बनी जो उन्हें पसंद आती थी, परंतु संभवतः उन्हें यह पता नहीं होगा, लिहाजा वह चाहते होंगे कि फिल्म निर्माता राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझते हुए उसी अनुरूप फिल्म बनाए। एक तो आप देखते हैं कि आज है संडे, और संडे को क्या रहता है कि बहुत कम काम के आर्टिकल रहते हैं। बाकी ये किताबें हैं, आपको देखना हुआ अगर देख सकते हैं। और मैं फिर से एक बात आप लोगों से कह रहा हूं कि आज के समय में ये तो सबको मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। आप समझ रहे हैं? क्या नहीं पढ़ना अगर समझ में आ गया ना, तो एक सही दिशा आप जरूर पकड़ के तैयारी करेंगे। चलिए, अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं।
धन्यवाद।